अच्छा, अक्यूट फेज़ जो होता है डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना का, उसकी ट्रीटमेंट में हम एयर टॉयलेट परफॉर्म करते हैं सबसे पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर है ओटाइटिस डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना की ट्रीटमेंट में। सारा एक्सुडेट और डेब्रिस वगैरह हमने रिमूव करना होता है, और ज़्यादातर हमने अटेंशन एंटीरो इन्फीरियर जो मेटल रिसेस हमने डिस्कस की थी एनाटॉमी में, उस पे ज़्यादा हमने अटेंशन देनी होती है, जो कि ब्लाइंड पॉकेट बना देती है और यहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट करता है। ठीक है। एयर टॉयलेट जो है हम कैसे करते हैं, ड्राई मॉपिंग के थ्रू, सक्शन, क्लियरेंस या इरिगेशन कनाल की करेंगे, वार्म स्टेराइल या नॉर्मल सैलीन के साथ। ठीक है, वार्म स्टेराइल नॉर्मल सैलीन के साथ इरिगेट करेंगे या सक्शन क्लियरेंस करेंगे। ठीक है, या फिर हम ड्राई मॉपिंग करेंगे, यानी एयर को क्लीन करके और ड्राई करना होता है। नंबर 2, एयर टॉयलेट के बाद है मेडिकेटेड विक। आफ्टर द थॉरो टॉयलेट अब हमने एक गॉज होती है विक की, जो सोक्ड हुई होती है एंटीबायोटिक स्टेरॉयड प्रिपरेशन के अंदर, उसको हमने एयर कनाल के अंदर इंसर्ट करना होता है, और पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि इसको मॉइस्ट रखे बाय इंस्टिलिंग द सेम ड्रॉप्स ट्वाइस या थ्राइस द डे। ठीक है, दिन में 3 बार या 2 बार ड्रॉप्स जो है वो इसी विक के अंदर जो है डालें और इसको मॉइस्ट रखें, कान में रखें। अब विक को हमने जो है 2 से 3 दिनों के बाद डेली चेंज करना होता है, जब ये सब्सटीट्यूट होगी बाय द एयर ड्रॉप्स। लोकली स्टेरॉयड ड्रॉप्स हम देंगे ताकि उससे पेशेंट का जो एडिमा और एरिदमा हो रहा है वो रिलीव हो और इचिंग प्रिवेंट हो, उसके लिए लोकली स्टेरॉयड ड्रॉप्स। और एल्यूमिनियम एसीटेट 8% या सिल्वर नाइट्रेट 3%, आप याद रखिएगा, ये माइल्ड एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, ये भी यूज़फुल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ विक टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोएगुलम टू ड्राई अप एंड ऊजिंग मीटस, यानी ऊज हो रहा है मीटस जो है और डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया है, तो उसको ड्राई अप करने के लिए हम ये एस्ट्रिंजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक इस विक के अंदर। थर्ड होता है ट्रीटमेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये हम सिस्टेमिकली देंगे जब सेल्यूलाइटिस हो जाए या फिर पेशेंट को अक्यूट टेंडर लिम्फेडिनाइटिस हो, तो हम सिस्टेमिकली एंटीबायोटिक्स देंगे, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नंबर 4, एनाल्जेसिक्स पेन के लिए। ये अक्यूट फेज़ का पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। अब अगर क्रोनिक फेज़ है डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना का, तो यहाँ पे अब ट्रीटमेंट का एम होता है कि सबसे पहले हमने मिएटल जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करना होगा, ताकि एयर टॉयलेट जो है इफेक्टिवली किया जा सके। तो इस स्वेलिंग जो होगी मिएटस की, उसको रिड्यूस करना है। ठीक है। दूसरा, हमने इचिंग को एलिवेट करना है ताकि स्क्रैचिंग जो स्टॉप हो, पेशेंट स्क्रैच ना करे और फर्दर रिकरेंस कंट्रोल हो सके, क्योंकि और ज़्यादा स्क्रैचिंग में और ज़्यादा ओटाइटिस एक्सटर्ना की रिकरेंस होगी। गॉजविक जो कि 10% इथामोल ग्लाइसरीन के अंदर सोक्ड होगा, उसको हमने एयर कनाल के अंदर इंसर्ट करना होगा ताकि उससे स्वेलिंग रिड्यूस हो। ठीक है, इथामोल ग्लिसरीन से। और उसके बाद हम एयर टॉयलेट परफॉर्म करेंगे। पार्टिकुलर अटेंशन हम देंगे एंटीरो इन्फीरियर मीटल रिसेस पे। इचिंग को हम टॉपिकली कोई भी एंटीबायोटिक स्टेरॉयड क्रीम दे के भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब मिएटल स्किन थिकन हो जाती है, तो जो पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे अगर वो थिकन हो गई है और वो रेजिस्ट कर रही है मेडिकल ट्रीटमेंट को, दैट इज़ के अगर यानी पेशेंट को क्रोनिक स्टेनोटिक ओटाइटिस एक्सटर्ना डेवलप हो गया है, तो इसको हम सर्जिकली एक्साइज करते हैं। ठीक है, सर्जरी परफॉर्म करेंगे, एक्सीजन करेंगे, बोनी जो मीटस है उसको वाइडन करेंगे ड्रिल के साथ, और फिर स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट के साथ लाइन कर देंगे अगर क्रोनिक स्टेनोटिक ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया है। याद रखिएगा, ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो आता है हमारे पास बैक्टीरियल कॉज में, वो है मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, मेलिग्नेंट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना। ये भी एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, जो कौन से बैक्टीरिया से आपने याद रखना है, सूडोमोनास ओरिजिनासा, सूडोमोनास इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से ज़्यादातर जो एल्डरली डायबिटिक्स हैं उनमें होगा। ठीक है, या फिर जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें मेलिग्नेंट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है। इसकी अर्ली जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो बिल्कुल इसी तरह ही होंगी, रिजेंबल करेंगे डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना को, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें एक्सक्रूशिएटिंग किस्म का पेन होता है। और याद रखिएगा, इसमें हमें एयर कनाल में ग्रैन्युलेशंस मिलती हैं। ठीक है, फेशियल पैरालिसिस इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इन्फेक्शन जो है स्कल की बेस तक भी स्प्रेड कर सकता है, जगलर फोरामन में, और मल्टीपल हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके पाल्सेस हो सकती हैं। एंटीरियरली ये इन्फेक्शन कहाँ स्प्रेड करेगा, टेम्पोरो मैंडिबुलर फोसा के अंदर, पीछे जो है पोस्टीरियरली मैस्टोइड के अंदर, मीडियली ये मिडल ईयर में जा सकता है, और पिट्रस बोन के अंदर। इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना को, सिवियर ओटेल्जिया यानी एयर एग जो है, एल्डरली अगर डायबिटिक पेशेंट है उसको बहुत किस्म का सिवियर किस्म का एयर एग हो रहा है, साथ में उसको ग्रेनुलेशन टिश्यू भी अगर हमें मिल रहा है एक्सटर्नल एयर कनाल में उसके कार्टिलेजिनस बोनी जंक्शन पे, तो ये अलर्ट करेगा फिजिशियन को ऑफ द नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना। सीटी स्कैन और एमआरआई हम करेंगे तो हमें उसमें बोन की डिस्ट्रक्शन मिलेगी, क्योंकि ये नेक्रोटाइजिंग है, और सॉफ्ट टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट का भी एक्सटेंट का पता चलेगा। गैलियम 67 आपने याद रखना है, बहुत ही यूज़फुल रहता है इसकी डायग्नोसिस में और फॉलो अप ऑफ द पेशेंट। ये गैलियम जो है ये मोनोसाइट्स इसको लेंगे और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स भी लेंगे।
और ये इंडिकेटिव होता है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन का। ये हम रिपीट करेंगे आफ्टर एवरी 3 वीक्स ताकि हम डिज़ीज़ को मॉनिटर कर सकें और ट्रीटमेंट के रिस्पांस को भी। इसके अलावा टेक्नीटियम 99 बोन स्कैन जो है उससे हमें बोन के इन्फेक्शन का पता चलेगा, लेकिन ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव रहता है तकरीबन साल तक या उससे भी बाद, तो इससे हम डिज़ीज़ को मॉनिटर नहीं कर सकते टेक्नीटियम 99 के साथ। ट्रीटमेंट क्या होता है नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना का? एक तो डायबिटीज़ की वजह से है तो मेनली उसको कंट्रोल करना है। टॉयलेट ऑफ द एयर कनाल यानी जो डिस्चार्ज डेब्रिस वगैरह है, ग्रेनुलेशंस या कोई भी डेड टिश्यू या बोन है उसको हमने रिमूव करना है। नंबर 3 हमने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना है जो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से नेक्रोटाइजिंग हो रही है, वो है सूडोमोनास ओरिजिनोसा, ठीक है। लेकिन कभी कभार बाकी ऑर्गेनिज्म भी फाउंड हो सकते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी पे, तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट 6 से 8 हफ्तों तक कंटिन्यू रखा जाता है या उससे भी ज़्यादा। एंटीबायोटिक्स जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं, जैसे कि कौन से वाले? सबसे पहले जेंटामाइसिन जो टेकारसिलिन के साथ कंबाइन किए जाए, ठीक है। ये आईवी में दिया जाएगा। जेंटामाइसिन याद रखिएगा दोनों ऑटोटॉक्सिक भी है और नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है। टेकारसिलिन जो है ये पेनिसिलिन लाइक रिएक्शन करवा सकता है, ठीक है, ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है। इसके अलावा हम 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरेंस दे सकते हैं जैसे कि सेफ्ट्रायोक्सोन, ये 1 to 2 ग्राम पर डे आईवी में दिया जाता है, या इवन सेफ्टेजिडीन भी दे सकते हैं जो 1 to 2 ग्राम पर डे आईवी में यूजुअली अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ दिया जाता है। क्विनोलॉन्स जिसमें हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, ये भी इफेक्टिव रहते हैं, ओरली दिए जाएंगे। इनको हम रिफाम्पिन के साथ कंबाइन करके दे सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 मिलीग्राम ओडी ओरली यूज़ किया जा सकता है। ओरल थेरेपी अपने याद रखना है क्विनोलॉन्स के साथ ऑब्विएट करती है नीड फॉर द एडमिशन फॉर आईवी इंजेक्शंस। अब अगर पेशेंट जो है रिस्पॉन्सिव नहीं है और कल्चर एंड सेंसिटिविटी एयर डिस्चार्ज का, वो पेशेंट सर्जन को ज़्यादा हेल्प करेगा, गाइड करेगा, तो हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी करके फिर जो है एंटीबायोटिक देंगे। प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है उसने मोस्टली रिप्लेस कर दिया है रेडिकल सर्जरी को और रिसेक्शंस को डन अर्लियर फॉर दिस कंडीशन। पहले इनके लिए रेडिकल सर्जरी और रिसेक्शंस की जाती थी, लेकिन अब एंटीबायोटिक्स हम प्रोलॉन्ग टाइम तक देंगे तो उसी से ही ये मैलिग्नेंट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना सही हो जाता है। 3rd कैटेगरी हमने कहा था कि फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें हमने कहा ऑटोमाइकोसिस। अच्छा, ऑटोमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है एयर कनाल का जो कि एस्परजिलस नाइगर की वजह से होता है, ठीक है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस या कैंडिडिया एल्बिकन, ये ज़्यादातर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट्स ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में देखा गया है। सेकेंडरी फंगल ग्रोथ भी जो है पेशेंट्स में देखी गई है जो टॉपिकली एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हो ओटाइटिस एक्सटर्ना की ट्रीटमेंट के लिए या मिडल ईयर सुपरेशन के लिए वो एंटीबायोटिक्स टॉपिकली ले रहे हो तो उनको भी ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ऑटोमाइकोसिस के, वो इंटेंस किस्म की उनको खारिश होती है, इचिंग होती है, डिस्कम्फर्ट या पेन होगा एयर में, वाटरी डिस्चार्ज होगा और मस्टी ऑर्डर आएगा, ठीक है, बदबू आएगी मस्टी किस्म की, एयर ब्लॉकेज भी होगी। फंगल मास हमें वाइट, ब्राउन या ब्लैक कलर का नज़र आएगा जो कि वेट पीस ऑफ फिल्टर पेपर की तरह मिलेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि वो कोई वेट फिल्टर पेपर का पीस है, उसकी अपीयरेंस ऐसी होगी। ऑटोस्कोप से जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो एस्परजिलस नाइगर हमें याद रखिएगा ब्लैक हेडेड फिलामेंटस ग्रोथ शो करता है, ठीक है, ब्लैक हेडेड फिलामेंटस ग्रोथ, जबकि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस हमें पेल ब्लू या ग्रीन नज़र आएगा। कैंडिडिया वाइट या क्रीमी डिपॉजिट शो करता है ऑटोस्कोप से, ठीक है। मिएटिस की स्किन हमें सॉडन रेड एंड एडिमेटस मिलेगी, फिगर भी है उसमें भी शोन है। यहाँ पर देखिए फिगर में एंडोस्कोपिक व्यू दिखाया गया ऑटोमाइकोसिस का, यहाँ पे नोट करें येलो और ब्लैक, यहाँ पे येलो और इस फिगर में ब्लैक स्पोर्स ऑफ फंगस जो है हमें विजिबल है, ठीक है, ऑटोमाइकोसिस के। इसके अलावा कह रहा है ट्रीटमेंट जो है ऑटोमाइकोसिस का याद रखिएगा कि एयर टॉयलेट करना होगा ताकि सारे किस्म का जो भी डिस्चार्ज है एपिथेलियल डेब्रिस उनको रिमूव किया जाए जो कि कंड्यूसिव होते हैं टू द ग्रोथ ऑफ फंगस। ये हम कैसे करेंगे? सिरिंजिंग के थ्रू या सक्शन या मोपिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हम एंटी फंगल एजेंट्स अप्लाई करते हैं। नाइस्टेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइस्टेटिन 1 लाख यूनिट्स पर ml ऑफ द प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है कैंडिडिया के अगेंस्ट। बाकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम के जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं जिसमें क्लोट्राइमाजोल और पोविडोन आयोडीन, ये भी इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल। 2% सैलिसाइलिक एसिड जो है अल्कोहल के अंदर, ये भी इफेक्टिव रहता है। ये केराटोलाइटिक एजेंट है जो कि सुपरफिशियल जो लेयर्स होती हैं हमारे एपिडर्मिस की उनको रिमूव करता है क्योंकि ये केराटोलाइटिक है। और अलॉन्ग विद दैट जो फंगल माइसीलिया है जो उनके अंदर ग्रो कर गए एपिडर्मिस में, उसको भी ये रिमूव करेगा, सैलिसाइलिक एसिड इन अल्कोहल।
एंटी फंगल ट्रीटमेंट को हमने हफ्तों तक जो है वो कंटिन्यू रखना होता है फॉर अ वीक आफ्टर द पेरेंट क्योर, यानी हमें बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि क्योर हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमने रिकरेंस को अवॉइड करने के लिए हफ्ते तक कंटिन्यू रखना होगा यही ट्रीटमेंट। फार मस्ट बी केप्ट ड्राई, सॉरी एयर जो है उसको याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ड्राई रखना होगा, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन की जो ग्रोथ होती है वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में फेवर होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो साथ में ऑटोमाइकोसिस के साथ हो रहे हों, उनमें हमने एंटीबायोटिक स्टेरॉयड प्रिपरेशन देनी होगी उसका ट्रीटमेंट, ताकि इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो और एडिमा और थस बेटर पेनिट्रेशन हो एंटी फंगल एजेंट्स की। अच्छी पेनिट्रेशन के लिए भी हमने बैक्टीरियल जो साथ हो रहा है उसको भी ट्रीट करना होगा बैक्टीरियल स्टेरॉयड प्रिपरेशन देके, ठीक है, ताकि इन्फ्लामेशन और एडिमा सही हो। दैट्स इट। यहाँ पे इन्फेक्टिव ग्रुप जो है कंप्लीट हुआ ओटाइटिस एक्सटर्ना का। दूसरा हमने कहा था ओटाइटिस एक्सटर्ना का एटियोलॉजिकल बेसिस पे रिएक्टिव ग्रुप होता है, जिसमें एक्जिमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना है, सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड न्यूरोडर्माटाइटिस। सबसे पहले एक्जिमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना देखें। अब ये क्यों होती है? ये जब हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए किसी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म से, या हम जब ट्रॉपिकल एयर ड्रॉप्स यूज़ करें जैसे कि क्लोरोमाइसिटिन या नियोमाइसिन, उसके बाद ये हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शन एयर मोल्ड की वजह से, या इंसर्ट जो हेयरिंग एड्स यूज़ कर रहे होते हैं उनमें जो है एलर्जिक रिएक्शन उनमें भी देखा गया है, ठीक है। इट इज़ दी मार्क बाय इंटेंस किस्म की पेशेंट को इरिटेशन होती है, इसमें वेजाइकल फॉर्मेशन होगी, ऊजिंग एंड देखिए क्रस्टिंग हो जाती है कनाल की, ठीक है। इसमें एक्जिमेटिस ओटाइटिस एक्सटर्ना में थी, बिल्कुल एक्जिमा की तरह के सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट है कि हमने ऑफेंडिंग एजेंट को बस रिमूव करना होता है, विथड्रॉ करना होता है, और कोई भी स्टेरॉयड एप्लीकेशन क्रीम जो है अप्लाई करनी होती है। दूसरी सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना है। अब इसमें क्या होता है, साथ में सेबोरिक डर्माटाइटिस स्कैल्प की होगी इसी पेशेंट को, ठीक है। इचिंग जो है बहुत ही मेन कंप्लेन होती है सेबोरिक वाली टाइप में। ग्रीजी येलो स्केल्स हमें एक्सटर्नल कनाल पे नज़र आएंगे, ग्रीजी येलो स्केल्स लोब्यूल के ऊपर, और जो पोस्ट ऑरिकुलर सल्कस होता है उस पर। ट्रीटमेंट कंसिस्ट करता है कि इसमें भी हमने एयर टॉयलेट करना होता है, और कोई भी क्रीम अप्लाई करनी होगी जिसमें सैलिसाइलिक एसिड होगा, सल्फ़र होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अटेंशन जो स्कैल्प में सिबोरिया है उसको भी देनी होगी, ठीक है। देन थर्ड टाइप हमने कहा न्यूरोडर्माटाइटिस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपल्सिव स्क्रैचिंग की वजह से होता है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो, ठीक है, वो कंपल्सिव स्क्रैचिंग न्यूरोडर्माटाइटिस करवाएगी। अब पेशेंट की इसमें मेन कंप्लेन होती है कि उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की इचिंग है, खारिश है, ठीक है। और ओटाइटिस एक्सटर्ना बैक्टीरियल टाइप का उसके बाद हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्रैचिंग उसने की है पेशेंट ने, तो वहाँ पे स्किन जो है वो अपग्रेड हुई है, रॉ स्किन है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल टाइप का ओटाइटिस एक्सटर्ना आगे जाके हो सकता है। ट्रीटमेंट है कि हमने सिंपैथेटिक साइकोथेरेपी करनी होती है, दैट इज़ मेंट फॉर एनी सेकेंडरी इन्फेक्शन। एयर पैक और बैंडेज भी हम करेंगे, ताकि जो हेल्पफुल हो, जो बैंडेजिंग वगैरह से पेशेंट की जो है वो कवरिंग हो जाएगी, तो कंपल्सिव स्क्रैचिंग प्रिवेंट हो सकती है उससे, एयर पैक एंड बैंडेज से। इसके अलावा ट्रीटमेंट में हम सिंपैथेटिक साइकोथेरेपी करेंगे, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आता है डिजीज़ ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में ट्यूमर्स हम पेज 125 पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगला आता है मिस्केलेनियस कंडीशंस, तो ये लास्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की डिजीज़ में। तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास इम्पैक्टेड वैक्स या सेरुमिन, जो इम्पैक्ट हो गया यानी फंस गया हो, स्टक हो गया हो। तो वैक्स हमें पता है कि वो सिक्रीशंस का बना होता है, हमारी सेबेशियस ग्लैंड के सिक्रीशंस का, सेरुमिनस ग्लैंड्स की, हेयर होते हैं उसमें, रीस्क्वामेटेड एपिथेलियल डेब्रिस होती है, केराटिन और डर्ट होती है, ठीक है। इस चीज़ का ये वैक्स बना होता है। सेबेशियस और जो हमारे सेरुमिनस यानी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये ओपन होते हैं इनटू द स्पेस ऑफ हेयर फॉलिकल। यहाँ पे फिगर देखें, यहाँ पे ये स्वेट ग्लैंड है, ये देखें हेयर फॉलिकल के अंदर ओपन हो रहा है, और ये सेबेशियस ग्लैंड है, ये भी हेयर फॉलिकल के अंदर ओपन होता है, ठीक है। तो सेबेशियस ग्लैंड जो है ये फ्लूइड प्रोवाइड करता है जो फैटी एसिड्स में रिच होता है, जबकि हमारे सेरुमिनस ग्लैंड की सिक्रीशन लिपिड्स में और पिगमेंट ग्रेन्यूल्स में, याद रखिएगा, रिच होती है। अब दोनों इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिक्स करेगी विद दी डीस्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल्स के साथ, जो एपिथेलियम जो डीस्क्वामेट हो रही है उसके साथ मिक्स होगा, और कैरेटिन जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से शेड होता है, और डीप बोनी मिएटस से भी जो कैरेटिन शेड होगा, ये सारे जो हैं वैक्स की फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। अब वैक्स बनता है इनकी वजह से। वैक्स को एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, एक तो हमारे एयर कनाल को ये लुब्रिकेट कर रहा है, दूसरा ये कोई भी फॉरेन मटेरियल जो है जो हमारे कान में अगर आ जाता है, एंटर कर जाए कनाल में, उसको इनट्रैप करता है ये वैक्स।
इसकी एसिडिक पीएच होती है, याद रखिएगा, इसी वजह से ये बैक्टीरियोस्टेटिक और फंजीस्टेटिक होता है। नॉर्मली सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्स हमारी सिक्रीट होती है जो खुद ही ड्राई अप हो जाती है और बाहर निकल आती है, एक्सपेल हो जाती है मीएटस से, जैसे हमारी जॉ की मूवमेंट्स होती हैं। जैसा कि कुछ जो पीपल हैं उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है दूसरों की निस्बत, तो उनमें सेरेमिनस ग्लैंड्स की एक्टिविटी वो ज़्यादा होती है, ठीक है, वो भी वेरी करेगी उस हिसाब से। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वैक्स सिक्रीट भी हो सकता है, डिपॉजिट भी हो सकता है, और ये प्लग कर जाएगा मीएटस के अंदर, प्लग होगा वहाँ पे, इम्पैक्ट हो जाएगा। कुछ फैक्टर्स जैसे अगर नैरो या टॉर्चुअस एयर कनाल हो किसी का, या उसके जो हेयर्स हैं वो स्टिफ हों, या उसको कोई कनाल में कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लेशन हो, फॉर एग्जांपल जैसे एक्जोस्टोसिस हो जाए या ऑस्टियोटोमा, तो इस तरह की कंडीशन उस वैक्स के रिटेंशन को ज़्यादा फेवर करेंगे, ठीक है, वो रिटेन रहेगा, एक्सपेल नहीं हो पाएगा, वो वहीं पे ड्राई अप होगा और हार्ड किस्म का सख्त एक इम्पेक्टेड मास बन जाएगा वैक्स का, ठीक है। पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट अब कैसे करेगा इस तरह की कंडीशन में कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, क्योंकि वो एक हार्ड मास बन गया जो उसकी कंडक्टिव डेफनेस करवा रहा है, ठीक है, या ब्लॉक्ड एयर की उसको सेंसेशन होगी। टिनाइटिस या गिडीनेस भी हो सकता है जो इम्पैक्शन ऑफ वैक्स की वजह से हुआ है अगेंस्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वहाँ पे फंसी है अगेंस्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसको टिनाइटिस होगा, गिडीनेस होगी। उसको रिफ्लेक्स कफ हो सकती है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑरिकुलर ब्रांच जो वैगस की होती है, आर्नोल्ड नर्व जिसको हम कहते हैं, उसकी स्टिमुलेशन की वजह से कभी कभार रिफ्लेक्स कफ भी होगी। ऑनसेट इस तरह के सिम्टम्स का अचानक से होता है जब वाटर एंटर करेगा एयर कनाल के अंदर ड्यूरिंग बाथिंग या स्विमिंग, और उसके नतीजे में वही वैक्स स्वेलअप करेगी, बड़ी होगी और सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। लॉन्ग स्टैंडिंग इम्पैक्टेड वैक्स अल्सरेट भी कर सकती है मीएटल स्किन को, और उससे ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन भी हो सकती है जिसको हम वैक्स ग्रेन्युलोमा कहेंगे, अगर बहुत टाइम तक ये लॉन्ग स्टैंडिंग इम्पैक्टेड वैक्स है तो। इस वैक्स का ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम सिरिंजिंग के थ्रू या इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन के थ्रू ट्रीट करते हैं, रिमूव करना होता है। जो हार्ड इम्पैक्टेड वैक्स होती है उसको पहले सॉफ्टन करना होता है, नरम करना होता है, और वैक्स सॉल्वेंट्स की मदद से, और फिर हम उसको रिमूव करते हैं। तो सिरिंजिंग की एयर के अंदर टेक्निक होती है एक, सबसे पहले हमने पेशेंट को जो है बिठाना होता है, ठीक है, और वो एयर जिसमें हमने सिरिंजिंग परफॉर्म करनी है वो एग्जामिनर की तरफ होगा। एक टॉवल उसके नेक के अराउंड रखना होगा, किडनी ट्रे जो है वो शोल्डर पे रखनी होगी, और स्नगली वो जो है अराउंड द पेशेंट हेल्ड करनी होगी। पेशेंट का हेड जो है वो, याद रखिएगा, स्लाइटली हमने उसी ट्रे के ऊपर थोड़ा सा टिल्ट करके रखना होगा ताकि वो जो फ्लूइड है वो उसी में रिटर्न करे। पिना को अपवर्ड और बैकवर्ड हम पुल करेंगे, और स्ट्रीम ऑफ वाटर एयर सिरिंज की मदद से उसको उसके अंदर डायरेक्ट करेंगे। पोस्टीरो सुपीरियर जो वॉल होती है मीएटस की, पोस्टीरो सुपीरियर। अब जो वाटर का प्रेशर है बिल्डअप, वो डीपर बिल्डअप करेगा, डीपर टू द वैक्स, और वैक्स को जो है बाहर की तरफ एक्सपेल कर देगा, ठीक है, उस वाटर के प्रेशर की वजह से ये देखिए बाहर एक्सपेल होगी। अगर ये वैक्स बहुत ज़्यादा टाइटली इम्पैक्टेड है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक स्पेस क्रिएट कर दें बिटवीन इट, उस वैक्स के और जो मीटल वॉल होती है उसके दरमियान एक स्पेस क्रिएट करें फॉर द जेट ऑफ वाटर टू पास, ठीक है। अदरवाइज़ जो सिरिंजिंग है बहुत वो बिल्कुल ही इनइफेक्टिव रहेगी, या फिर इवन वो वैक्स को बहुत ज़्यादा और डीपर भी पुश कर सकती है, तो इसलिए एक स्पेस भी क्रिएट करनी पड़ती है अगर वो बहुत टाइटली इम्पैक्टेड वैक्स है। एयर कनाल को हम इंस्पेक्ट करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सी इफ़ ऑल द वैक्स हैज़ बीन रिमूव्ड। अननेसेसरी सिरिंजिंग को भी अवॉइड करना होता है। अब इस प्रोसीजर के एंड में जो एयर कनाल है पेशेंट की और उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसको भी लाजमी हमने इंस्पेक्ट करना होगा, और ड्राई करेंगे हम प्लेजेट ऑफ कॉटन की मदद से। ड्राई करना भी बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है, इस प्रोसीजर के बाद। कोई भी अगर अल्सरेशन हमें मीटल वॉल पे मिलती है इम्पैक्टेड वैक्स की वजह से, तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ सूटेबल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, ठीक है, एंटीबायोटिक लाजमी लगाना है अगर अल्सरेशन हो गई है। नॉर्मली जो बॉइल्ड टैप वाटर है उसको हम ठंडा करेंगे बॉडी टेम्परेचर जितना, और वही हम यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये लेबरिंथ को स्टिमुलेट भी कर सकता है, और वो हमने जो कैलोरिक टेस्टिंग पढ़ी थी वो हो जाएगी, ठीक है, और उससे पेशेंट को वर्टाइगो हो जाएगा। तो इसलिए हमने नॉर्मली बॉइल्ड टैप वाटर बॉडी टेम्परेचर जितना कूल करके परफॉर्म करना होती है ये सिरिंजिंग। बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अगर हम सिरिंजिंग करेंगे तो उससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी रप्चर हो सकती है, स्पेशली अगर उसमें वो ऑलरेडी किसी बीमारी की वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वीकन है। पेशेंट जो है कंप्लेन करता है कि उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन है, और वो गिडी हो सकता है, और इवन फेंट भी हो सकती है, बेहोश हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बिफोर सिरिंजिंग कि हम पेशेंट से किसी भी एयर डिस्चार्ज की हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री जो है वो पूछें, या कोई एग्जिस्टिंग उसको परफोरेशन तो नहीं है, ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है। क्विएसेंट ओटाइटिस मीडिया इस सिरिंजिंग के थ्रू रीएक्टिवेट भी हो सकता है। क्विएसेंट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। यहाँ पे सिरिंजिंग कंप्लीट हुई। दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन। इट शुड ऑलवेज बी डन बाय स्किल्ड हैंड्स एंड अंडर द डायरेक्ट विजन।
सेरेमिन हुक, स्कूप या जॉब्सन हॉर्न प्रॉब जो है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं, ये आपने वार्ड में भी देखे होंगे। ठीक है, इस तरह का ये होता है जॉब्सन हॉर्न प्रॉब। इसकी मदद से हम ये इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन करते हैं। पहले जो है एक स्पेस क्रिएट की जाती है वैक्स के और मेटल वॉल के दरमियान, और फिर ये इंस्ट्रूमेंट जो है हम वैक्स के पीछे से पास करेंगे। ठीक है, और पूरा जो प्लग है उसको ड्रैग करके बाहर निकालेंगे सिंगल पीस की तरह। ठीक है, अगर ब्रेक्स हो जाते हैं उसमें, यानी वो वैक्स अगर टूट जाती है, तो सिरिंजिंग करके उन बाकी जो फ्रेगमेंट्स है उसके ज़रात हैं उसको हम सिरिंजिंग के थ्रू निकालेंगे। ओकेजनली अगर वैक्स बहुत ज़्यादा सख्त है, हार्ड है और वो फंसी हुई है, इम्पैक्टेड है, तो उसको सिरिंजिंग या इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू रिमूव करने से पहले उसको हम नरम करते हैं, सॉफ्टन करते हैं। 5% सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, उससे हम सॉफ्टन करते हैं इक्वल पार्ट्स ऑफ ग्लिसरीन के साथ। 5% सोडियम बाइकार्बोनेट इन इक्वल पार्ट्स ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर, इंस्टिल इन 2 to 3 टाइम्स अ डे फॉर अ फ्यू डेज़। कुछ दिनों तक ये इंस्टिल करेगा, उसके बाद वो सॉफ्टन हो जाएगी, फिर रिमूव किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिक्विड पैराफिन या इवन ऑलिव ऑयल भी यही सेम रिज़ल्ट अचीव करवा सकता है। कमर्शियल ड्रॉप्स भी आ जाते हैं जिसमें सेरेमिनोलाइटिक एजेंट्स मौजूद होते हैं, जिस तरह 2% पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी यूज़ किया जाता है, और अब मेथड्स भी ट्राई किए जा सकेंगे अगेन। ठीक है, इनसे हम वैक्स को सॉफ्टन करेंगे और फिर वो मेथड परफॉर्म करेंगे। दैट्स इट। ये इम्पैक्टेड वैक्स या सेरेमिन मिस्केलेनियस कंडीशन पहली कंप्लीट हुई। दूसरी मिस्केलेनियस कंडीशन है फॉरेन बॉडीज़ ऑफ द एयर।